नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल में फिर से स्वागत है। आज का विषय है टीडीएस, जो बैंकिंग दिनचर्या के साथ साथ प्रमोशन एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। भारत के किस राज्य के निवासी को टैक्स नहीं देना पड़ता है? कौन सा अवार्ड मिलने के बाद उसे इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन मिल जाता है? क्या एनआरआई को 15GH सबमिट करना होता है? क्या डिविडेंड के ऊपर टीडीएस लगता है? टीडीएस से संबंधित आईबीए के क्या गाइडलाइंस हैं? यदि टीडीएस सर्टिफिकेट समय पर इशू नहीं किया गया तो क्या पेनल्टी लगता है? फॉर्म 16 और फॉर्म 16A में क्या अंतर है? 24Q और 26Q क्या है? यदि जॉइंट नेम से डिपॉजिट रखा गया है तो टीडीएस के क्या रूल उस पे है? सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप इसे अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं टॉपिक की ओर। टीडीएस का मतलब क्या है? टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। वह टैक्स जो सोर्स पर ही डिडक्ट किए जाते हैं, अर्थात द टैक्स विच इज डिडक्टेड while मेकिंग पेमेंट इज टीडीएस एंड दिस टीडीएस इज टू बी रिमिटेड टू गवर्नमेंट अकाउंट। इसके तहत जो पेमेंट कर रहा है वही टैक्स डिडक्शन और गवर्नमेंट को रिमिटेंस तक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आखिर टीडीएस क्यों डिडक्ट करते हैं? यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैंक को दिया गया एक डायरेक्शन है जो बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए टैक्स कलेक्ट करती है। इसके दो पर्पज होते हैं। पहला, रेवेन्यू जनरेशन फॉर गवर्नमेंट और दूसरा, चेक ऑन टैक्स इवेजन। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सेक्शन 192 से सेक्शन 194 में टीडीएस के बारे में दिया गया है, जिसमें सेक्शन 192 जो है वो सैलरी से संबंधित है, 193 टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है और सेक्शन 194 में टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिविडेंड, रेंट, कमीशन या प्रोफेशनल एक्सेट्रा जो भी है उससे संबंधित है। सबसे पहले हम सैलरीज को देखते हैं। सेक्शन 192 के तहत सैलरी में टीडीएस डिडक्ट किए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो स्लैब रेट दिए गए हैं उसके हिसाब से टैक्स डिडक्ट किए जाते हैं। यह एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि वह इनकम टैक्स डेबिट कर अपने एम्प्लॉय की सैलरी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिमिट करे। सैलरी से संबंधित टीडीएस में मैं अगले वीडियो में कभी आपको बताऊंगा। दूसरा है टीडीएस फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट ऑन सिक्योरिटीज। यहाँ सिक्योरिटीज का मतलब है बॉन्ड या डिवेंचर जो गवर्नमेंट कंपनीज और लोकल बॉडीज के द्वारा जारी किए जाते हैं। यदि एक फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट अमाउंट 10,000 से ज़्यादा हो तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए 10% टीडीएस अमाउंट डिडक्ट करना होगा। यदि डिवेंचर के ऊपर 5,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट यदि पे किए जाते हैं तो भी वह 10% टीडीएस उस पर पे करना होता है। उस सेक्शन 194 के तहत डिविडेंड पेमेंट के समय टीडीएस नहीं देना है, जबकि इसके बदले कंपनी को टोटल पे किए गए डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना होता है। सेक्शन 194C के तहत किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को यदि एक बार में 30,000 रुपये से ज़्यादा और पूरे वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये से ज़्यादा पेमेंट किया गया हो तो 1% टीडीएस काटना है। यदि इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो उसके संदर्भ में 1% ही होगा, जबकि यदि कंपनीज, फर्म या कोऑपरेटिव है तो उसके लिए 2% टीडीएस काटना होगा। आपको यह भी याद रखना है कि ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर यदि है और उसने पैन नंबर यदि बिल में कोट किया है तो उसके ऊपर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है कमीशन और ब्रोकरेज। सेक्शन 194H के तहत यदि बैंक कोई असेट जो सिक्योरिटी नहीं है या कोई सामान खरीदता है और उस पर ब्रोकरेज या कमीशन पे करता है और जो कि एक वित्तीय वर्ष में 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो 5% टीडीएस उस पर डिडक्ट करना होता है। अब नेक्स्ट है रेंट। सेक्शन 194I के तहत
यदि एक वित्तीय वर्ष में रेंट 2,40,000 रुपया से ज़्यादा हो तो उस पर टीडीएस लेना होता है। यदि रेंट प्लांट एंड मशीनरी पर देना है तो उस पर 2% टीडीएस लगेगा, जबकि यदि रेंट लैंड और बिल्डिंग पर यदि देना है तो उस पर टीडीएस 10% लगता है। एज ए बैंकर आप अपने प्रीमाइसेस के रेंट को पे करते हैं, इसके ऊपर 10% टीडीएस लगेगा। अब हम लोग बात करेंगे टीडीएस फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट या अदर डिपॉजिट। यदि इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी को रखे गए डिपॉजिट जैसे कि टर्म डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र या नेशनल सेविंग स्कीम के तहत जमा किए गए कुल अमाउंट पर ब्याज 50,000 रुपये से ज़्यादा हो और वह सीनियर सिटीजन हो, तथा अन्य सीनियर सिटीजन के अलावा यदि कोई व्यक्ति हो और उसमें कुल ब्याज 40,000 रुपये हो तो उस पर 10% के हिसाब से टीडीएस डेबिट करना होता है। यदि उसने पैन नंबर सबमिट नहीं किया है तो उस पर 20% का ब्याज लगेगा। जैसे कि यदि 40,000 के बदले 41,000 रुपये इंटरेस्ट अमाउंट हो गया है टोटल, तो उस पर टीडीएस उसका 10% 4,100 रुपये लगेगा, ना कि 100 रुपये जो कि 1,000 रुपये का 10% होगा। जो टोटल अमाउंट होगा उसी के ऊपर टैक्स लगेगा। बैंकर के लिए तो सभी टीडीएस के बारे में जानना जरूरी है, लेकिन टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल के बारे में आपको ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यह आपके डे टू डे वर्क से संबंधित है। इसके दो ही पर्पज हैं। पहला, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना और दूसरा, कैश पेमेंट को डिस्करेज करना। सेक्शन 194(n) के तहत यदि कोई इंडिविजुअल, फर्म या कंपनी यदि टैक्स पेमेंट करता है और कैश में एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉल करता है तो उसे 1 करोड़ से ऊपर के अमाउंट के ऊपर 2% टीडीएस पे करना होता है। यदि कैश विड्रॉल 1.5 करोड़ है तो 50 लाख के ऊपर 2% अर्थात 1 लाख रुपये उसे टीडीएस देना होगा। यदि कोई इंडिविजुअल या कोई एंटिटी लास्ट 3 साल से आईटीआर फाइल नहीं करता है तो उसे 1 करोड़ नहीं बल्कि 20 लाख से ऊपर के कैश विड्रॉल पर ही टैक्स टीडीएस देना होगा और यह 20 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पर टीडीएस देना जरूरी है। एक बार फिर हम लोग टीडीएस के थ्रेशोल्ड लिमिट का रिवीजन करते हैं। देखिए, सीनियर सिटीजन के लिए ये अमाउंट 50,000 और टीडीएस रेट 10%। अदर के लिए टोटल अमाउंट 40,000 और 10%। आपको ये ध्यान रखना है कि ये 40,000 और 50,000 अमाउंट पे नहीं लगेगा। यदि 40,000 1 रुपये हुआ या 50,000 1 रुपये हुआ तभी होगा, क्योंकि अमाउंट एक्सीड है। जबकि यदि प्रोफेशन है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसके केस में यदि एक सिंगल में पेमेंट में 30,000 होता है तो टीडीएस रेट 10% लगेगा। और इसी तरह यदि एक पेमेंट के अलावा यदि पूरे साल में उसको 1 लाख रुपए यदि पेमेंट किया गया तब भी उसे टीडीएस 10% लगेगा। इंश्योरेंस कमीशन यदि आप कहीं रिसीव करते हैं तो उस पर यदि अमाउंट एक्सीड होता है तो 0.5% टीडीएस उस पर लगेगा। कमीशन या ब्रोकरेज के संबंध में भी यदि आप, जैसे मैंने पहले चर्चा की, यदि 15,000 से ज़्यादा एक्सीड हो रहा है तो उस पर 5% टीडीएस लगेगा। रेंट के संदर्भ में भी 2,40,000 अमाउंट यदि एक्सीड करता है तो प्लांट एंड मशीनरी है तो उसके ऊपर 2% और यदि लैंड एंड बिल्डिंग है तो उसके ऊपर 10% टीडीएस लगेगा। इसी के साथ यदि कोई टेक्निकल सर्विसेज यदि फी वगैरह दिया गया है तो जैसे कि हमने पहले भी ऊपर आपको चर्चा की इसी स्लाइड में कि एक ट्रांजैक्शन में 30,000 और टोटल ईयर में 1,000 पर 10% टैक्स लगेगा। अब इस फाइनेंशियल ईयर में जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में कोविड की वजह से इसमें कम किए गए हैं टीडीएस रेट को, जो कि अप टू 30 मार्च 2021 तक ही वैलिड है कि यदि पैन कार्ड सबमिट नहीं किए गए हैं तो 20% टैक्स लगेगा और उसमें कोई भी रिबेट नहीं दिया गया है, उसमें 20% का ही क्लॉज है। लेकिन
यदि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है पहले जिसमें 10% स्टिपुलेटेड है, इस फाइनेंशियल ईयर में उसमें 7.5% लिया जाएगा। जहाँ 1% था उसमें 0.75% लिया जाएगा। वैसे कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्टर में 1.5% लेगा। मतलब ये है कि 0.25% का रिबेट सारे में किया गया है, लेकिन अदर देन इंश्योरेंस कंपनीज में यदि ब्रोकरेज है तो उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। बाकी हर स्लैब में 0.25% का रिबेट दिया गया है, जो कि आपको उस हिसाब से इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च 2021 तक आपको कलेक्ट करना है। दोस्तों कुछ और पॉइंट है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, जैसे कि टीडीएस सेविंग डिपॉजिट के ऊपर नहीं लगता है, जबकि यदि सेविंग डिपॉजिट में कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो वह आपके इनकम में ऐड की जाएगी। यदि किसी ट्रांजैक्शन में पैन कार्ड नहीं दिया जाता है तो उस पर 20% ही टीडीएस लगेगा, चाहे वो टीडीएस का रेट 2% हो, 5% हो, 10% हो, 1% हो, कुछ भी हो। यदि पैन कार्ड सबमिट नहीं किए जाते हैं तो उस केस में 20% आपको टीडीएस डेबिट करना है। यदि किसी को पुलिस मेडल या गैलेंट्री अवार्ड रिसीव किया जाता है तो उसको इनकम टैक्स से एग्जम्पशन मिल जाता है। इसी तरह से 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और लद्दाख में शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उसको इनकम टैक्स नहीं देना है, वो इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड है। इसके अलावा यदि कोई इंडिविजुअल सिक्किम राज्य के हैं तो वहाँ के सभी निवासी को इनकम टैक्स कैलकुलेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा छूट दी गई है। टीडीएस ऑन टर्म डिपॉजिट फ्रॉम डिपॉजिट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सेक्शन 194A के तहत टर्म डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर टीडीएस लगता है। इसमें सीनियर सिटीजन जिस व्यक्ति की आयु उस फाइनेंशियल ईयर में 60 वर्ष से या अधिक हो जाती है वह सीनियर सिटीजन हो जाता है। और उस केस में यदि इंटरेस्ट अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है, जबकि अदर पर्सन के लिए यदि इंटरेस्ट अमाउंट 40,000 से ज़्यादा है तो टीडीएस 10% के हिसाब से लगता है। यदि पैन नहीं दिया गया है तो उस पर 20% से लगेगा। टीडीएस एफटीआर के साथ साथ रेकरिंग डिपॉजिट के तहत अर्न किए गए ब्याज के लिए भी एप्लीकेबल है। इसमें एक व्यक्ति द्वारा सभी एफडीआर और आरडी में अर्जित ब्याज को ऐड करके इंटरेस्ट अमाउंट निकाला जाता है। अब हम देखते हैं ऐसी एंटिटी जो कि सेक्शन 194A के तहत टीडीएस के लिए एग्जेम्प्टेड है। जैसे कि आपके सामने है बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज्ड इन बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज्ड इन इंश्योरेंस, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, जीरो कूपन बॉन्ड इशूड बाय द बैंक, चैरिटेबल ट्रस्ट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोर्ट अपॉइंटेड रिसीवर, APMC, EPF, सुपरन्यूएशन ऑफ फंड, ग्रेचुइटी फंड, वेलफेयर कॉरपोरेशन फॉर SC/ST और माइनॉरिटीज़ और एक्स सर्विसमैन। ये सब जो भी होते हैं इस तरह के जो भी एंटिटी होते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है और इसको टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा कुछ ऐसी एंटिटी है जहाँ पर कि आपको यदि वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का तो आपको टीडीएस नहीं लेना है। जैसे अंडरटेकिंग ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यदि कोई है, यदि कोई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं यदि एग्जाम्पशन दिया गया है, हॉस्पिटल या नर्सिंग होम कोई है और उसको एग्जाम्पशन दिए गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा कोई यदि रिलीजियस ट्रस्ट है, कोई इंस्टीट्यूशंस है लेकिन रामकृष्णा मिशन मठ एंड जो है उसको डिडक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ट्रेड यूनियन है यदि वो प्रोड्यूस करता है आपको, और कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूडिंग HFC जो है जिसमें कि बैंकिंग और इंश्योरेंस अलग है, यदि आपको ये सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स से इनको रिबेट देना है। 15G और H के संदर्भ में कुछ और बातें आपको जाननी चाहिए।
जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सेक्शन 197 ए में यदि डिपॉजिटर 15G और H सबमिट करता है तो उसको TDS नहीं लगता है, उसका TDS से उसको एग्जम्पशन मिल जाता है। 60 साल से कम उम्र वालों के लिए आपको 15G लेना है और 60 साल से अधिक वालों के लिए आपको 15H फॉर्म लेना है। 15G और H जो है ये अप्रैल महीने में सबमिट किया जाना चाहिए, जो कि 1 साल अर्थात 31 मार्च तक वैलिड होगा। 15G इंडिविजुअल HUF ट्रस्ट के द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी केस में कंपनीज और फर्म के द्वारा 15G और H फॉर्म सबमिट नहीं किए जा सकते हैं। यदि कोई पिछले वर्ष में टैक्स पेयर है तो वह 15G या H सबमिट नहीं कर सकता है। प्रत्येक डिपॉजिट के लिए 15G सेपरेट लेना है, जो भी है, चाहे वो 15G हो या 15H हो, प्रत्येक डिपॉजिट के लिए अलग अलग लेना है। यदि डिपॉजिट माइनर के नाम से हो तो 15G और H वह व्यक्ति देगा जिसका वह इनकम है और जिसने वह FDR बनाया है। NRI 15G या 15H सबमिट नहीं कर सकता है। RBI के गाइडलाइंस के अनुसार 15GH का एक्नॉलेजमेंट देना जरूरी है। इसके लिए 15GH को डुप्लीकेट में रिसीव कर इसमें एक कॉपी ब्रांच का सील लगा के कस्टमर को दिया जा सकता है, या एक्नॉलेजमेंट सिस्टम के द्वारा भी जनरेट कर दिया जा सकता है, जो अभी कुछ बैंकों में प्रिवलेंट है। 15G और H को इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करनी होती है। इसमें जो 15GH आपको 30 जून तक रिसीव हुआ है उसकी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग 15 जुलाई तक हो जानी चाहिए। जिसको कि 30 सितंबर तक आपने रिसीव किया है वो 15 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। 15GH 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक रिसीव किया है तो उसे 15 जनवरी तक, और यदि आपने 1 जनवरी से 31 मार्च तक रिसीव किया है तो उसे 30 अप्रैल तक इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करनी है। 15G और H की प्रति जो ब्रांच में आपने रिसीव की है उसे रिसीव करने वाले वर्ष से 7 साल तक प्रिजर्व करके रखना है। ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अर्थात जो 15GH फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में रिसीव हुए हैं उसे फाइनेंशियल ईयर 27-28 तक आपको रखना है, जो कि मैंडेटरी है। TDS से संबंधित कुछ अदर पॉइंट्स हैं जिसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, जिसमें पहला है डिपॉजिट ऑन TDS, मतलब टैक्स आपने डिडक्ट कर लिया है, उसको आपको CBDT को कब रिमिट करना है। तो इसके लिए जो रूल है कि मार्च के अलावा यदि किसी अन्य माह में आपने डिडक्ट किए हैं तो TDS को अगले माह के 7 तारीख तक CBDT को डिपॉजिट करना है, जबकि यदि आपने मार्च महीने में डिडक्ट किए हैं तो TDS को 30 अप्रैल तक CBDT को डिपॉजिट करना है। TDS के रिपोर्ट को अपलोड करने में करेक्ट नेम और पैन नंबर प्रत्येक डिडक्टी का लिखा होना चाहिए, ताकि TDS का करेक्ट अमाउंट प्रत्येक के 26AS में रिफ्लेक्ट हो जाए। और ये RBI गाइडलाइंस 3 गाइडलाइंस इस संदर्भ में है कि डिपॉजिटर के इंफॉर्मेशन के लिए TDS के जो प्रेजेंट प्रोविजन है इसको ब्रांच प्रीमाइसेस में उपलब्ध कराना है। अर्थात कोई नोटिस बोर्ड में इसको हो या कोई स्लाइड के थ्रू आपको इसको बोर्ड में डालना है, नोटिस बोर्ड में, जिससे कि डिपॉजिटर को पता चल सके। दूसरी बात यह है कि सभी डिपॉजिटर को 15GH के बारे में बताना है कि आप देकर इसको एग्जम्पशन में ले सकते हो यदि आप टैक्स पे नहीं करते हो, और यह भी बताना है कि प्रत्येक डिपॉजिट के लिए आपको ये देना है और प्रतिवर्ष देना है। तीसरा है कि TDS सर्टिफिकेट बैंक को प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रत्येक डिडक्टी को या डिपॉजिटर को जो भी है उसको देना है। अब इशू ऑफ TDS सर्टिफिकेट, इसके लिए देखिए 2 सर्टिफिकेट हम इशू करते हैं, एक फॉर्म 16 और दूसरा फॉर्म 16A। फॉर्म 16 जो है वो सैलरी के लिए है, जबकि 16A अदर इनकम के लिए है। फॉर्म 16 एनुअली इशू किए जाते हैं, जबकि फॉर्म 16A क्वार्टरली इशू किए जाते हैं। फॉर्म 16A क्वार्टरली रिटर्न के डेट समाप्त होने के 15 दिन के अंदर इशू करना है और यह प्रत्येक क्वार्टरली इशू करना है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कि यदि 15 जून को TDS डिडक्ट हुआ है तो वह उसे 7 जुलाई को CBDT को हमें भेजना है। इसके लिए क्वार्टरली रिटर्न 15 जुलाई तक भरना है,
जबकि TDS जो सर्टिफिकेट इशू करना है वह मुझे 15 जुलाई से लेकर 15 दिन एक्स्ट्रा और है, मतलब 30 जुलाई तक देना है। जबकि मार्च महीने में या जो रिटर्न फाइल करने का डेट है वो 15 मई तक है, तो 15 मई से फिर 15 दिन हम TDS सर्टिफिकेट के लिए ऐड करेंगे और उसमें 30 मई तक हमें देना होता है। नेक्स्ट है सबमिशन ऑफ रिटर्न। सबमिशन ऑफ रिटर्न के संबंध में आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि ये क्वार्टरली में फाइल करना होता है और यह लगभग आजकल सारे बैंकों में सेंट्रलाइज हो गया है, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपको 3 फॉर्म से आप अवगत होंगे, 24Q, 26Q और 27Q। 24Q सैलरी के लिए होता है, 26Q अदर देन सैलरीज के लिए होता है और 27Q नॉन रेसिडेंट के अमाउंट को पेमेंट के लिए होता है। यह तीनों फॉर्म 3 क्वार्टर जुलाई, सितंबर और दिसंबर में क्वार्टर के सक्सीडिंग मंथ के 15 दिन के अंदर, अर्थात 15 जुलाई, 15 अक्टूबर तथा 15 जनवरी जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, जबकि मार्च क्वार्टर में 15 मई तक फाइल करना होता है। इंटरेस्ट अर्न ऑन NRI डिपॉजिट। NRI अकाउंट और FCNRB में कोई TDS नहीं लगता है, जबकि NRO डिपॉजिट यदि सेविंग बैंक ही क्यों ना हो, सभी तरह के डिपॉजिट में TDS 30% लगता है। इसके लिए यदि किसी कंट्री के साथ इंडिया का डबल टैक्स अवॉइडेंस एक्ट ट्रीटी यदि साइन किया हुआ है तो उसके एग्रीमेंट में दिए गए रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। यदि इनवार्ड रिमिटेंस कोई अब्रॉड से हुआ हो NRO अकाउंट में तो उसमें 20% TDS लगता है। अब हम देखते हैं जॉइंट अकाउंट के संदर्भ में। जॉइंट डिपॉजिट के संदर्भ में फर्स्ट नेम पर्सन जो है वही वैलिड माना जाता है। यदि किसी डिपॉजिटर का सिंगल नेम डिपॉजिट और फर्स्ट नेम जहाँ पे उसका है वो डिपॉजिट जो है उसका यदि इंटरेस्ट 40,000 से ज़्यादा नॉर्मल केस में और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ज़्यादा है तो उस पर TDS रूल अप्लाई होगा। यदि डिपॉजिटर जो है वो माइनर के बिहाफ में पैसा जमा कर रहा है तो उस केस में जो इंटरेस्ट अमाउंट है जो उसके पेरेंट या गार्जियन है उसके इनकम में ऐड होगा, और यदि उसका FDR और FDR है और उस FDR सभी FDR को मिला के यदि ये 40,000 और 50,000 का अमाउंट यदि एक्सीड करता है तो उस पर भी TDS अप्लाई। अब हम लोग देखते हैं कि यदि सेल्फ असेसमेंट के तहत कोई टैक्स पे कर रहा है तो उसको कितना टैक्स पेमेंट करना चाहिए। मतलब ये है कि यदि टोटल टैक्स आपको 10,000 रुपये यदि बनता है तो आपको जून तक 1,500 रुपये पे कर देना है, सितंबर तक 4,500 रुपये पे कर देना है, दिसंबर तक 7,500 रुपये पे कर देना है और मार्च तक 10,000 रुपये पूरा करने के लिए आपको फुल अमाउंट पे कर देना है। तो ये आपको जानकारी रखना चाहिए कि एडवांस टैक्स जो हमारे पास पेमेंट के लिए भी आते हैं इंडिविजुअल जो सेल्फ असेसमेंट के तहत पे कर रहा है तो इसमें जून तक उसको 15% हो जाना चाहिए, सितंबर तक 45% हो जाना चाहिए, दिसंबर तक 75% हो जाना चाहिए और मार्च तक 100% हो जाना चाहिए। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको याद रखिए। इसके अलावा यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करें तो 3 केस हो सकते हैं जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होता है। जैसे कि यदि TDS आपने डिडक्ट नहीं किया तो आपको 12% के हिसाब से लगेगा। यदि आपने TDS डिडक्ट तो किया लेकिन सही समय पे डिपॉजिट नहीं किया तो जो एक्सीडिंग डेज हैं उस पर 18% आपको लगेगा पर एनम के हिसाब से, और ये सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज लगता है। जबकि यदि आपने रिफंड ऑफ TDS में डिले किया है तो आपको 6% पर एनम के हिसाब से जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर देना होगा। तो ये इनके बारे में मैं और विस्तार से आगे आपको चर्चा करूँगा। अब पेनल्टीज के बारे में हम देखते हैं कि TDS के तहत यदि आपने TDS डिडक्ट ही नहीं किया तो आपको 12% अर्थात 1% पर मंथ के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे करना होगा। यदि आपने TDS अमाउंट सही समय पर डिपॉजिट नहीं किया और डिले किया तो आपको 18% ब्याज देना होगा जो कि 1.5% पर मंथ होगा। यदि TDS के रिफंड में डिले हो गया है तो आपने 6% ब्याज देना होगा जो कि आपने पहले स्लाइड में देखा है। अब इसमें पहला है यदि आपने
टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो 12% ब्याज के साथ इक्वल अमाउंट ऑफ टीडीएस आपको पे करना होगा। और इसके अलावा जिसने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, जो रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए 6 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल का भी प्रावधान इस प्रोविजन में किया गया है। यदि आपने टीडीएस डिडक्ट तो किया लेकिन पे नहीं किया तो इस संदर्भ में बैंक को 18% ब्याज के साथ पेमेंट करना होगा। और ये जो डिले पीरियड है इसका इंटरेस्ट 26Q के क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने के टाइम ही करना होगा। यदि पैन से संबंधित प्रोविजन कंप्लाइड नहीं हुए हैं तो इसके लिए 50,000 से ऊपर कैश में आपको डीडी बनवाना है। इस तरह के यदि जैसे ट्रांजैक्शन होते हैं तो इस ट्रांजैक्शन के बारे में आपको मैं डिटेल में आगे वीडियो में बताऊंगा। तो उस केस में पैन के प्रोविज़न को यदि आपने कंप्लायंस नहीं किया तो 10,000 तक फाइन हो सकता है। यदि टीडीएस रिटर्न फाइल करने में देरी हो या टीडीएस सर्टिफिकेट इशू ना हुआ हो तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से जितना टीडीएस अमाउंट रिटर्न फाइल करना है उतने अमाउंट तक का पेनल्टी लगाया जा सकता है। यदि 20,000 या उससे ऊपर डिपॉजिट को कैश में पेड किया गया है, जितना अमाउंट पे किया गया है उतने अमाउंट तक का पेनल्टी लग सकता है। आपको याद रखना है कि 20,000 रुपये कैश का मतलब ये नहीं है कि जिसका खाता आपके ब्रांच में है और आप 20,000 से ज़्यादा कैश में पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिसका खाता आपके ब्रांच में नहीं है और उसमें आपने कैश में पेमेंट आप कर रहे हैं। यदि एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न फाइल करनी हो और आपने उसको नहीं किया है तो इससे संबंधित ट्रांजैक्शन के बारे में, जो एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रिटर्न संबंधित ट्रांजैक्शन के बारे में मैं आगे आपको चर्चा करूंगा। यदि ये रिटर्न फाइल समय पर नहीं किए गए हैं तो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी देना होता है। यदि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड स्टेटमेंट सबमिशन में डिले हो तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगता है। यदि इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल नहीं किया है तो यदि आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको 1,000 रुपये का पेनल्टी देना होगा। और यदि आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो यदि ड्यू डेट से 31 दिसंबर तक आपको 5,000 रुपये टैक्स पेनल्टी लगेगा, जबकि उसके बाद आपको 10,000 रुपये पेनल्टी लगेगा। इसके अलावा यदि टीडीएस रिटर्न में यदि आप इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन यदि आप देते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का पेनल्टी लग सकता है। तो ये सारे प्रोविज़न हैं दोस्तों पेनल्टी के, जो इस पर कि आपको सोचना चाहिए कभी भी टीडीएस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अब हम देखते हैं कि पैन कार्ड का रिक्वायरमेंट किस किस बैंकिंग ट्रांजैक्शन में है। तो सबसे पहला है ओपनिंग ऑफ अकाउंट विद बैंक अदर देन टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट BSBDA। दूसरा है कि इंडिविजुअल टाइम डिपॉजिट एक्सीडिंग 50,000 एंड एग्रीगेट 5 लाख इन ए ईयर। मतलब किसी का यदि FDR है जो एक डिपॉजिट 50,000 से ज़्यादा हो और एग्रीगेट जो है वो 5 लाख से ज़्यादा हो पूरे फाइनेंशियल ईयर में। इसके अलावा यदि डीमैट अकाउंट ओपन किए जाते हैं और यदि कोई क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन दिए जाते हैं तो वहाँ पर भी पैन कार्ड जरूरी है। पेमेंट ऑफ कैश एक्सीडिंग 50,000 ड्यूरिंग ए डे इफ DD परचेज्ड, ये भी आपको मालूम है। इसके अलावा पेमेंट ऑफ DD प्रोसीड 50,000 इन ए डे। इसके अलावा यदि होटल बिल 50,000 से ज़्यादा एक बार में एक्सीड कर रहा है तो वहाँ पर भी पैन कार्ड का देना जरूरी है। पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सीडिंग 50,000 एट ए टाइम। इसके अलावा पेमेंट ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 टू ए म्यूचुअल फंड फॉर परचेज ऑफ इट्स यूनिट। सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीडिंग 10 लाख। ये आपको प्रमोशन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीडिंग 10 लाख यदि है तो वहाँ पे आपको पैन कार्ड सबमिट करना जरूरी है। पेमेंट ऑफ RBI बॉन्ड एक्सीडिंग 50,000। इसके अलावा एनी ट्रांजैक्शन ऑफ ओवर 2 लाख ऑफ एनी मोड ऑफ पेमेंट, कोई भी ट्रांजैक्शन यदि 2 लाख से ज़्यादा का है और किसी भी अमाउंट का यदि है, किसी भी मोड का है, चाहे वो कैश का हो चाहे ट्रांसफ़र हो, तो वहाँ पर भी पैन कार्ड का होना जरूरी है। फॉर्म 16 कैन बी फाइल्ड इन प्लेस ऑफ पैन एक्सेप्ट फॉर कंपनीज एंड पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज के अलावा कोई यदि है तो वो फॉर्म 16 पैन के बदले दे सकता है। फॉर्म 61 क्या है? वो है समरी ऑफ फॉर्म 60, जो आपको रिसीव होते हैं बैंक, उसको फाइल्ड करनी है 2 बार, जो कि आपको 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक यदि आपको रिसीव हुआ है तो वो बाय 31 अक्टूबर
इसको अपलोड करना है CBDT के वेबसाइट पे। और यदि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का रिसीव है तो उसको अप्रैल 30 तक आपको अपलोड करना है। इसके अलावा कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ DD प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट फॉर अमाउंट ऑफ टोटलिंग 10 लाख और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर, इस केस में भी आपको स्टेटमेंट 31 मई तक भेजना है। इसके साथ ही आज का यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यदि आपको यह अच्छा लगा तो आप अपने बहुमूल्य कमेंट अवश्य लिखें। यदि मुझे अन्य विषयों पर वीडियो बनाने के लिए आप कहना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो पूरा देखने के लिए सादर धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।